रत्नेश्वर जी, मैं जब बातचीत कर रही थी रत्नेश्वर जी से तो मुझे पता चला कि अपनी लेटेस्ट किताब लिखने के लिए इन्होंने 1.5 साल जंगल में गुजारे हैं। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो अपने जुनून के लिए ऐसा कर सकते हैं? तो उन्होंने ये किया है और मैं बहुत ज़्यादा उत्सुक हूँ ये जानने के लिए कि वो 1.5 साल कैसे थे रत्नेश्वर। चल रहा है आपका आवाज आ रही? लगभग 1.5 साल ये स्थितियां बनती हैं आप जब बचपन से काम करते हैं और जिस तरह से आपका एक वातावरण तैयार होता है फिर वो स्थितियां बनती जाती हैं। अभी हमारे बीच जो भी बातें हो रही हैं उसमें बचपन से हम लोगों को एक करियर के बारे में समझाया जाता है कि हमारा क्या क्या अप्रोच हो सकता है जीवन में और किस तरह से हम अपने करियर में जो हम चाहते हैं वो अचीव कर सकते हैं। अब ये सारी बातें शुरू यहाँ से होती हैं कि हम सब कुछ जन्म लेते ही मानना शुरू कर देते हैं। मान लिया है हमने कि ये करेंगे तो ये होगा और इस तरह से करेंगे तो ये करियर में हम यूपीएससी बन जाएंगे वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये जो मानी हुई बातें हैं वो कभी भी आपको आप तक पहुंचने नहीं देती क्योंकि सब कुछ मान लिया है आपने। अब चाहे वो शिक्षक हो, स्कूल हो, माता पिता हो, किताबें हो, वो सब मनवा देती हैं आपको। यही स्ट्रक्चर है और इसी के आधार पर आपको अपने करियर का चुनाव करना है। आप जब जन्म लेते हैं 7.5 अरब 8 अरब की आबादी है पूरी दुनिया में और सबके चेहरे अलग हैं, डीएनए अलग हैं, फिंगरप्रिंट्स अलग हैं और हजारों ऐसी चीजें हैं दुनिया में जो किसी के पास नहीं है। आप अकेले हैं, अजूबे हैं। तो फिर उस करियर का जो एक डिजाइन है जो पहले से ही बहुत सारा बना लिया गया है उसके उस लाइन पे चलने के लिए आप कैसे तैयार हैं? आप तो अकेले हैं इस संसार में कुछ ऐसा कर गुजरने के लिए जैसा किसी ने कभी कुछ नहीं किया। और कुछ ऐसा ही मेरे जीवन में चलता रहा और जब मैं जंगल में रहा 1.25 साल से कुछ अधिक तो उसमें 21 दिन मेरे ऐसे थे जब मैं स्थित प्रज्ञ हो गया था। नेहा जी, स्थित प्रज्ञ की अवस्था कुछ ऐसी होती है जब आप समभाव में चले जाते हैं, जीवन मरण यश अपयश हानि लाभ, और आप नृत्य करने लगते हैं। फिर जीवन और मरण के बीच आप जीवित भी हैं और मृत भी हैं और दोनों नहीं हैं और फिर आप नृत्य कर रहे हैं। तो जब आप उस भाव में पहुंच जाते हैं उसको स्थित प्रज्ञ कहते हैं और फिर आप सब कुछ जान लेते हैं सब। तो ये जो मैं अभी कह रहा था मान लेने की बात, तो जो आपने अपने जीवन में सब मान लिया है, आपने स्वयं को भी नहीं जाना तो जाना ही नहीं तो आप अपना कौन सा करियर बना रहे हैं? वह तो बस जीवन जी लेने के लिए कि हाँ जैसे एक परंपरा चली आ रही है सैकड़ों वर्षों से कि इस तरह से जीना है, ऐसे रोजी रोटी तैयार करनी है, कोई नौकरी मिल जाए, कोई सरकारी मिल जाए, कोई प्राइवेट मिल जाए। तो ये जो व्यवस्था है मैं उस पूरे स्ट्रक्चर को खंडित करता हूं अपने जीवन काल में। जो मेरा ये जीवन काल रहा है और जो मेरा नया ग्रंथ है मैंने उसी में वो पूरा डिजाइन भी दिखाया है कि वो डिजाइन मत मानो जो मैं बता रहा हूँ। सर मैं ये जानना चाहती हूँ, बहुत देर से मुझे ये पूछने की इच्छा भी है कि जब आपने ये जंगल में जाने का निर्णय किया आपकी फैमिली ने कैसे रिएक्ट किया? क्योंकि सबसे ज्यादा इस चीज में बाधा फैमिली ही डालती है। मैं आज को कहूँ मैं जंगल में जा रही हूँ, सबसे पहले तो मेरे माँ बाप ही कहेंगे अरे जंगल में जाने की क्या जरूरत है, जो करना है वहां यहीं कर लो। तो इस तरह की चीजें भी तो सुनने को मिलती है। जी, तो दरअसल जब आप काम कर रहे होते हैं तो कई बार परिस्थितियां आपके साथ तैयार होती हैं। मेरा कोई इरादा फिल्मों के लिए लिखने का नहीं था। मेरी कई किताबें हैं, उपन्यास भी हैं पर्यावरण पर और ग्लोबल वार्मिंग पर, और कई किताबें हैं मेरी मोटिवेशनल है, मैजिक की न्यू और जीत का जादू। तो वो सब मेरा चल रहा था और मैंने अचानक एक जगह से ऑफर आया। एक नॉटर डेम कम्युनिकेशन सेंटर हुआ करता था पटना में जो 1977 में शुरू हुआ था और लोग वहाँ वीडियो एडिटिंग, वीडियोग्राफी ये सब सीखते थे। 1977 की बात है ये, जिस समय इंडिया में वो सब शुरुआत भी नहीं हुई थी, विदेश से आई थी वो सिस्टर सब। तो उस सेंटर पे मुझे ऑफर किया गया और फिर मुझे
डीन बना दिया गया। अब मैंने सीखा, मैंने वो पूरी प्रैक्टिस की और विद्यार्थियों को पढ़ाया भी। मैं वहाँ डीन के पद पे था। वहाँ से मेरी इच्छा हुई कि मैं मुंबई चला जाऊँ जरा सीरियल लिखने के लिए। और जाते ही मुझे एक मिला भी, मानो या ना मानो, मैंने लिखा, जिसमें इरफान खान एंकरिंग करते थे। तो वो सीरीज मैंने लिखा, लेकिन ज़्यादा नहीं लिखा। और फिर वहीं से मैं, जहाँ पे मैं रह रहा था, वहाँ से मैं चला गया जंगल की ओर और वहीं जाके रहने लगा। जो संजय गांधी उद्यान है, नेशनल पार्क, तो उसका पीछे का जो हिस्सा है, वहाँ पे तेंदुआ सांप सब रहता है। तो उस तरफ मैं चला गया और फिर वहीं जाकर वहीं रहने लगा। वहीं पे खाना खुद से पकाता था, वहीं कुछ एक दरी मेरे पास था जिसको बिछा के मैं सो जाता था और तेंदुआ वगैरह सब घूमता रहता था। मैंने बहुत ही खूबसूरत, सुंदर जैसे ऐसे सांप देखे जो सामान्यतः देखने को आपको नहीं मिलेंगे। तो वहां पे जो मैं रहा, वो पूरी स्थितियां तैयार हुई कि मैं उस जंगल तक पहुंच पाऊं। और जब मैं स्थितप्रज्ञ की अवस्था में था और जब 3 दिनों बाद जब मैं बोलना शुरू किया, मैं तो मौन हो गया था जब मैं स्थितप्रज्ञ की अवस्था में था, उससे बाहर आया तो मैं 3 दिनों तक मौन था। और जब मौन से बाहर आया और जब मैंने पहली बार अपने घर में ये बात बताई पत्नी को, तो फिर वहां तो रोना धोना निश्चित था। फिर ये तो लग गया। किताब लिखने के लिए वहां जाने की क्या जरूरत थी? नहीं, किताब लिखने के लिए नहीं गया था। हाँ। पहले मैंने बताया कि उसके बाद पहली बार इच्छा हुई कि मैं सीरियल लिखूं। और तब मैंने लिखा, मानो या न मानो सीरीज के लिए पहला, आप देखेंगी तो मैं ही पहला लेखक उसका। तो ये क्लेंजिंग प्रोसेस था आपके? तो वो पूरा मतलब मैं जाना नहीं चाहता था कहीं, लेकिन चूंकि मेरा प्रोसेस वैसा चला आ रहा था तो मेरे लिए वो डिजाइनिंग तैयार हुई। कमाल है, तालियां हो जाएं क्योंकि काफी रत्नेश्वर जी, अगर जीवन में लगातार असफलता मिल रही हो, कुछ भी काम ना कर रहा हो, ड्रेस वेल, स्पीक वेल, कुछ भी, तो द मैजिक इन यू को कैसे हम सामने लाएं? क्योंकि इसके बारे में आपने कई बार बोला भी है, कहा भी है, और यहाँ पर बहुत सारे लोग जानना भी चाहेंगे कि हम अपने अंदर का मैजिक कैसे पहचानें, क्या है हमारे अंदर की खूबी। बहुत से लोग का पूरा जीवन निकल जाता है, उन्हें मालूम ही नहीं होता है कि वो किस चीज़ में पारंगत है। बहुत अच्छी बात आपने कही। और कितना मतलब दुखद है ये कि आपका ये पूरा जीवन बिना ये जाने निकल जाए, आप जान ही ना पाए कि आपके पास कौन सी शक्तियां थीं। और एक आंतरिक तौर पे एक पंख भी था आपके पास जिससे कि आप उड़ान भर सकते थे, और आपको पता ही नहीं चला जीवन में कि जीवन भर, और आप अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में चले गए। और इसकी शुरुआत एकदम वैसे ही होती है जब बचपन में आप पढ़ना शुरू करते हैं। मतलब आपका जो स्ट्रक्चर है वो पढ़वाना शुरू करता है, और 9वीं 10वीं तक जाते जाते जो गाइड किया जा रहा है उसके हिसाब से आप तय करने लगते हैं, ये IIT, ये IIM और वगैरह वगैरह वगैरह, ये सब डिजाइन। आप कभी भी अपने भीतर के उस डिजाइन को नहीं देख पाते हैं जनरली, कि वो आपका कौन सा डिजाइन पहले से आया है, जहां से आप आ रहे हैं, जन्म लेने के पहले से जो आप लेकर आ रहे हैं। कई कारण है उसके, 9 कारण है। कोई भी व्यक्ति, आप सब जितने लोगों ने इस सृष्टि में जन्म लिया है, उन सब ने वही माता पिता क्यों पाया है, और उनका जन्म वो हुआ तो वो वही क्यों हुए, इसका बहुत पहले से तय निर्धारण होता है। और उसके 9 कारण हैं, और उन 9 कारण की वजह से आप हैं, कोई और नहीं बन पाए। और नहीं बन पाए, लेकिन अब निकलने के बाद, जन्म लेने के बाद, आप वो बनने का प्रयास कर रहे हैं जो आपको बताया जा रहा है। पहले से आप स्ट्रक्चर अपना लेकर आए हैं और यहां आप पूरी डिजाइनिंग बदलने का प्रयास कर रहे हैं, अपने आप को बनाने, अपने आप को तैयार करने का प्रयास कर रहे हैं कि ये स्ट्रक्चर है, हम इससे UPSC कर जाएंगे। अपने आप को तो आपने कभी जाना ही नहीं, अपने भीतर तो आप गए नहीं। मैं उस बात पे थोड़ा सा और इंगित करना चाहूंगा। जब मैं स्थितप्रज्ञ की अवस्था में था 21 दिनों तक, मैंने वो प्रयोग भी किया कि बादल आए और बारिश हो, और मैं उसमें सफल हुआ। आप कुछ भी कर सकते हैं, दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं, इस सृष्टि में, इस ब्रह्मांड में, आप वहीं तक पहुंच पाते हैं जहां तक स्ट्रक्चर आपको ले जाता है। आपके पास, आप सिंपल सा अभ्यास कर लीजिएगा घर में, अपना हाथ, हथेली ऐसे सामने रखिए, उसको ध्यान से देखिए, तो सारी चीजें धुंधली होने लगती हैं। बस हथेली सामने आ गई और
आसपास की चीजें धुंधली हो रही है। हथेली हटाया, आसपास की चीजें थोड़ी साफ हुई, थोड़ा और बाहर निकला, आसमान की ओर देखा, चांद सितारे कितनी दूर हैं, इन्हीं आंखों से उन चांद सितारों को आप देख रहे हैं। कितना सिंपल प्रैक्टिस है ये कि इन आंखों को चांद सितारों तक देख लेने की क्षमता थी। हमने उसके सामने एक हथेली रख दी और ये सारा स्ट्रक्चर वो हथेली ही है, उससे बाहर कुछ नहीं। वो हथेली हटाएंगे तभी ये यूपीएससी कौन सी चीज है, वो तो चुटकी में आपके हाथ में। ये सब तो इतनी साधारण चीजें हैं। जब आसमान से आप बादल बुला सकते हैं तो ये मतलब ये सब जो आप सुनते हैं किंवदंती जैसा लगता होगा कि तानसेन ने गीत गाए और बारिश हो गई, वो झूठी बात नहीं थी। मैं आपको बताना चाहता हूं, इसका प्रयोग मैंने करके ये बातें अपनी लिखी हैं। तो इसलिए आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको अपने भीतर जाना होगा, बाहर के स्ट्रक्चर को वहीं रहने देना होगा। उसका पूरा प्रोसेस है, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन में एक उसका लंबी पूरा प्रक्रिया है। प्रोसेस है और वो आपकी किसी किताब में मेंशन है, शायद वो यही जानना चाह रहे हैं। वो तो है, लेकिन उसका पूरा अब यहां पे तो पूरा बताना संभव नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पे एक शब्द में मैं बताऊं कि वो ध्यान ही एक प्रक्रिया है। ध्यान वो आपको आपके भीतर ले जा सकता है। एक शब्द में अगर बताना चाहूं, मैं पूरा प्रोसेस भी बताता हूं, पूरा करवाता हूं वो प्रोसेस, लेकिन आज आपके लिए वो शब्द है ध्यान। हमारे नए बच्चे तो ध्यान वगैरह को समझते होंगे कोई धार्मिक चीज है, वो एकदम अधार्मिक चीज है। धर्म से कोई जिस धर्म को, जो संप्रदाय है जिसको आप धर्म कहते हैं, उस संप्रदाय से उसका कोई लेना देना नहीं ध्यान को। ध्यान तो अपने भीतर जाकर, मैंने अपने भीतर जाकर अपनी पूरी जन्म प्रक्रिया देखी, गर्भ में आने से लेकर, गर्भ में निर्माण से लेकर और बाहर आने तक की पूरी प्रक्रिया देखी। आपके भीतर वो सारे स्मरण हैं। आपने अपना ये स्ट्रक्चर लिया, ऐसा ही क्यों लिया? कोई पशु, कोई किसी और के जैसा क्यों नहीं लिया? ये सारा स्ट्रक्चर आप स्मरण के साथ लेते चले आ रहे हैं। ऐसे ही नहीं ले लिया आपने, जिस माता के गर्भ से आपने जन्म लिया और पूरा कैसे आपका शरीर वैसा ही डिजाइन लेना शुरू कर दिया। वहीं पे आंत है, वहीं पे पेट है, वहीं पे आंखें हैं, वैसा ही डिजाइन क्यों, कैसे? वो तभी संभव था जब जो तत्व आ रहे थे उनका अपना स्मरण था और उन स्मरण के सहारे वो डिजाइन कर रहा था। आप गर्भ में जब आते हैं, कोशिकाएं बननी शुरू होती हैं, टूटती हैं, फिर जुड़ती है। ये सारा कुछ किसी किताब से नहीं आया, वो आपने किया था गर्भ में रहकर। बाहर आते ही आपने वो सब कुछ भुला दिया और अपने सामने एक हथेली रख ली। इन किताबों की, रत्नेश्वर को पढ़कर, फलाना को पढ़कर आपने उस हथेली जैसा अपनी आंखों पर बिछा लिया, एक बिछावन, एक चादर। उसके बाद आप उसके बाहर कभी नहीं देख पाए। आकाश देख सकते थे आप, क्या जन्म, पूर्व जन्म जैसा कुछ नहीं होता है। और इसका पूरा स्ट्रक्चर फिर समझाना पड़ेगा, क्योंकि वो एक बहुत ही लंबी प्रक्रिया है समझने की। ठीक है रत्नेश्वर जी, क्योंकि आप यहाँ पर दो ऐसे मेहमान देख रहे हैं जो कॉर्पोरेट हैं, एक सरकारी हैं, तो एक बड़ा ही कॉन्ट्रास्ट होता है दोनों में। और मैंने दोनों को अनुभव किया है, क्योंकि हमारे घर में अलग माहौल था और मेरा अलग तरह का करियर है। और हमारे करियर से तो आप वाकिफ हैं, इसमें कोई टाइमिंग ही नहीं होता है। देयर इज़ नो टाइमिंग, नो ऑफ एंड नो सेट रूटीन। तो ऐसे में कई बार आप अपना मेंटल बैलेंस, कई बार आप अपना कूल, काम, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हवा हवाई हो जाती हैं। आप भले कितना ही मोटिवेट कर लीजिए, आप गिव अप कर देते हैं। ऐसी स्टेट में व्यक्ति को क्या करना चाहिए? क्योंकि ये आसान नहीं है कि आप दिन रात एक ही सेट पैटर्न, एक ही ढर्रे पे काम कर रहे हैं और उसके बावजूद आप वही स्फूर्ति, वही ऊर्जा रोजाना अपने काम में लेकर आए। क्योंकि हमें तो स्क्रीन पर दिखना होता है, आपको वो पैशन भी चाहिए, आपको फ्रेश भी दिखना है, आपको नॉलेज भी होनी चाहिए, आपको पढ़ना भी है, आपको अवेयर भी रहना है। सब कुछ का समावेश कई बार एक ही इंसान के लिए बड़ा मुश्किल होता है। नेहा जी, आपके लिए तो ये है कि आप जब थोड़ा सा भी लगा कि अब आप थक रहे हैं, वो थक इसलिए रहे हैं क्योंकि एक स्ट्रक्चर दिया गया है आपको कि आपको अभी ये सब करना है, और आप वो करती हैं, फिर तब तक दूसरा स्ट्रक्चर आ चुका होता है कि अब आपको ये करना है, और वो तुरंत आपका जो माइंड है और पूरी बॉडी है और उसकी जो कोशिकाएं हैं वो तुरंत उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाती हैं। तो इसके लिए उसका एक बहुत आसान रास्ता है, और मैं सभी कॉर्पोरेट्स को ये सलाह दूंगा कि एक ध्यान कक्ष बनाए
और 9 मिनट का केवल एक विशेष ध्यान है। अगर वो उस कक्ष में जाकर 9 मिनट का ध्यान कर ले तो उसकी सारी कोशिकाएं वापस स्फूर्ति के साथ काम करने को तैयार हो जाएंगी। तो ये सभी कॉर्पोरेट्स के लिए मेरा ये सलाह होगा कि वो अपने यहाँ एक ध्यान कक्ष बनाएं और उस ध्यान कक्ष में सभी को 9 मिनट तक जाकर जब भी वो थकान महसूस कहेंगे करें। आप सो जाते हैं वहां जाकर, इट्स लाइक एस्केप रूट। सर आपने तो ऐसी चीज बता दी तो वो संभव ही नहीं है। 9 मिनट क्या, वो 9 सेकंड भी नहीं जाने देंगे। तो ये सर प्लस मुझे एक चीज जाननी, मैं आऊंगी आपके पास मैम, माइक भी दिलवाएंगे आपको। कई बार आपके इमोशंस आपके काम पे हावी हो जाते हैं और हमारे साथ अक्सर ऐसा होता है, कई खबरें इतनी ज़्यादा झकझोर देती हैं। मुझे हाल का एक एग्जाम्पल याद है कि एक स्टूडेंट की खबर मैं पढ़ रही थी जिसने आत्महत्या करी थी मेट्रो के सामने कूद के। जैसे ही मैंने वो खबर पढ़ी, आई कुडंट कंट्रोल माई इमोशन। उस स्टेज पे आप अपने भावनाओं को कैसे काबू में रखें, क्या उस पर आप थोड़ा हाईलाइट कर सकते हैं कि आप स्क्रीन पर भी हैं, आपको अपने इमोशन जाहिर भी नहीं होने देने और आपको अपना कंपोजर मेंटेन करना है, कैसे करें वो? नहीं, ये तो आप मेंटल डिजाइन आपका वैसा रहता है, आप कितने संवेदनशील हैं। जब मैं कभी भी शव वाले घाट पे जाता हूँ तो उस स्थिति को देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि अब मेरे पास भी समय बहुत कम है और बहुत दूर जाना है सोने से पहले। तो अब आप उस समय अपनी स्थिति को, आपकी कोशिकाएं किस तरह से काम कर रही हैं, वो पूरा डिजाइन आपको तैयार करना है। और वो डिजाइनिंग आपकी हुई है कि जब भी आप उस तरह का देखते हैं तो आप किस तरह से परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, संवेदनशील होते हैं। और आपका जो, अब देखिए, संवेदना जरूरी भी है और नहीं भी है। और जब संवेदना के जरूरी होने और नहीं होने के बीच नृत्य करने लगे आप, तब उस आनंद में पहुंच सर जाते आप जैसा नृत्य कम ही लोग कर पाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि जंगल में जाके 1.25 साल वाला वो नृत्य वो थोड़ा संभव नहीं।